हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने और फेवरेट चैनल एडुटैप में। हम यहाँ पर यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी, ईओएओ एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आज जनरल साइंस का जो हमारा टॉपिक है बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में हमने ऑलरेडी बायोटिक क्या होता है और एबायोटिक क्या होता है वो कॉन्सेप्ट हमने बेसिक चीजें पढ़ ली थी कि बायोटिक क्या होता है, जो लिविंग पार्ट है। बायोटिक को हमने क्या पढ़ा था कि जो लिविंग पार्ट है, और ए बायोटिक मतलब क्या पढ़ा था, नॉन लिविंग पार्ट है। ये दोनों लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग का मतलब जैसे एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे किस में आते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं। और एयर, वाटर, टेम्परेचर ये सारे किसके अंदर आते हैं, ए बायोटिक। ये दोनों मिलकर, बायोटिक और ए बायोटिक दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं। ये वाली जो है कॉन्सेप्ट हमने पार्ट नंबर 1 में देखा था। पार्ट नंबर 1 आपने पूरा देखा होगा। पार्ट नंबर 2 में कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ये हमें देखना है। इस वीडियो को भी आपको लास्ट तक देखना है। बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट इज द रोल ऑफ डीकंपोजर्स इन एन इकोसिस्टम। डीकंपोजर्स क्या काम करते हैं, ठीक है। अब डीकंपोजर्स क्या करते हैं, उनको दूसरे नाम से क्या जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उन्हें कहा जाता है रीसाइक्लर्स। डीकंपोजर्स को और क्या कहा जाता है, रीसाइक्लर्स कहा जाता है। तो जैसे कि हर ट्रॉपिक लेवल, अब ट्रॉपिक लेवल की एक बार बात कर लेते हैं। ये हमारा ट्रॉपिक लेवल्स रहते हैं। फर्स्ट लेवल पर कौन रहता है, प्लांट्स रहते हैं, ठीक है। प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की मदद से फूड प्रिपेयर करते हैं। उनको खाने का काम कौन करता है, हर्बीवोर्स करते हैं। तो हर्बीवोर्स कौन से ट्रॉपिक लेवल पर आते हैं, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पर। इन्हें क्या कहा जाता है, प्राइमरी कंज्यूमर्स कहा जाता है, जो प्लांट्स को खाते हैं। उसके बाद थर्ड ट्रॉपिक लेवल पर हमारे आते हैं कार्निवोर्स, जो क्या करते हैं, हर्बीवोर्स को खाते हैं। जो मीट खाते हैं उन्हें कार्निवोर्स कहा जाता है। ये होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ये कौन होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। और लास्ट में हमारा आता है टर्शियरी कंज्यूमर्स, जो कार्निवोर्स को खाने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे सारे ट्रॉपिक लेवल्स। अब बात आती है डीकंपोजर्स की। डीकंपोजर्स क्या करते हैं, जब भी कोई ट्रॉपिक लेवल पर किसी भी चीज की डेथ होती है, जैसे अगर प्लांट्स मर गए, मान लीजिए हर्बीवोर्स मर गए, तो उनकी बॉडी को रिसाइकल करने का काम कौन करते हैं, डीकंपोजर्स करते हैं। इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, रिसाइकलर्स कहा जाता है। किसका रिसाइकल करते हैं, ये कार्बनिक कंपाउंड्स को रिसाइकल करके क्या बना देते हैं, न्यूट्रिएंट्स बना देते हैं। किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये न्यूट्रिएंट्स वापस से सॉइल में चला जाता है और सॉइल में फिर से प्लांट की ग्रोथ हो जाती है। तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, रिसाइक्लर्स कहा जाता है। तो डीकंपोजर्स का काम क्या है, दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन, बिल्कुल गलत। ऑक्सीजन कौन प्रोड्यूस करता है, प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। दे ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर, बिल्कुल सही है, यही हमारा आंसर होगा। ये क्या करते हैं, जो भी चीज मर जाती है उनकी बॉडी में से ऑर्गेनिक मैटर को तोड़कर वो क्या बनाते हैं, न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, डीकंपोजर्स कौन से ट्रॉपिक लेवल पर आते हैं। हमने 4 ट्रॉपिक लेवल पढ़े, तो सारे ट्रॉपिक लेवल पर डीकंपोजर्स आते हैं, क्योंकि कोई ना कोई ट्रॉपिक लेवल पर किसी ना किसी की डेथ होती है और उनकी बॉडी को रिसाइकल कौन करता है, डीकंपोजर्स करते हैं। इसलिए डीकंपोजर्स सारे ट्रॉपिक लेवल पर आते हैं। दे प्रोवाइड एनर्जी टू प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स को एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, सन। प्रोड्यूसर्स को एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, सन प्रोवाइड करता है। और सन लाइट की मदद से प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो डीकंपोजर्स का काम हमने क्या पढ़ा कि दे ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए बायोटिक कंपोनेंट्स इज फॉल्स। ए बायोटिक के लिए कौन सी आपको फॉल्स दिख रहा है। सबसे पहले तो ए बायोटिक पता रहना चाहिए कि किसके बारे में बात कर रहा है, नॉन लिविंग पार्ट के बारे में बात कर रहा है। नॉन लिविंग पार्ट से हमें रिलेट करते हुए चलना है। ऑप्शन नंबर 1 में देखते हैं, दे इंक्लूड फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। बिल्कुल सही कि जो नॉन लिविंग पार्ट है उसमें हमारे फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स आएंगे, जैसे कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। तो ये वाला तो ट्रू है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ए बायोटिक के लिए कौन सा फॉल्स है। दे डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द सर्वाइवल ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स। बिल्कुल सही कि ये जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी है, तो ये क्या करते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स के सर्वाइवल में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। मतलब जो बायोटिक कंपोनेंट्स अगर सर्वाइव कर पाते, किसके कारण कर पाते, एबायोटिक कंपोनेंट्स के कारण। तो ये भी ट्रू है। दे अंडरगो एवोल्यूशन एंड एडेप्टेशन, बिल्कुल गलत। ये दे अंडरगो एवोल्यूशन और एडेप्टेशन ये किसके लिए सही होता है, बायोटिक कंपोनेंट्स के लिए।
इवोल्यूशन कौन करता है? लिविंग पार्ट करता है। एडेप्टेशन कौन करता है? लिविंग पार्ट करता है। तो ये किसके लिए सही था? बायोटिक के लिए, लेकिन ए बायोटिक के लिए फॉल्स है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 में, in an aquatic ecosystem which of the following abiotic factor play a crucial role in determining the type of organisms that can survive? अब aquatic ecosystem की बात कर रहा है, तो aquatic ecosystem में ऐसा कौन सा abiotic factor है जिसकी वजह से biotic factor survive कर पाता है, जैसे कि fishes। तो fish को अगर survive करना है तो लाइट पेनिट्रेशन बिल्कुल सही, या मैं प्लांट्स की बात करती हूँ, प्लांट्स भी बायोटिक फैक्टर है। जो डीप, अगर सी में डीप जो प्लांट्स रहते हैं उनको लाइट पेनिट्रेशन थोड़ा कम चाहिए, लेकिन चाहिए रहता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तो इस पर भी डिपेंड करता है। सैलिनिटी पर भी डिपेंड करता है कि सलाइन वाटर में मैंग्रोव प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सैलिनिटी पर भी डिपेंड करता है, हर प्लांट सलाइन वाटर पर नहीं ग्रो कर पाता। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बिल्कुल सही, कि अगर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन अच्छा है तो फिशेस सर्वाइव कर पाती है, अगर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन अच्छा नहीं रहता तो फिश वहां पर मर जाती है। अब ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन अच्छा किसके कारण नहीं रहता, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वो भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन ये जो तीनों फैक्टर है, ये तीनों फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे सर्वाइवल को। आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है। अब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की एक बार बात कर लेते हैं। एक फैक्टर आता है यूट्रोफिकेशन, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन कब होता है? यूट्रोफिकेशन होने के बाद पहले हम देख लेते हैं कि उसके बाद क्या रिजल्ट होने वाला है। यूट्रोफिकेशन अगर हो जाता है तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो रहता है वो क्या हो जाता है? लेस अमाउंट में हो जाता है। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो एकदम कम हो जाती है, और उसकी वजह से फिशेस को सांस लेने में दिक्कत होती, ब्रीथ करने में दिक्कत होती है, और वो मर जाते हैं। और उसकी वजह से क्या क्रिएट हो जाता है? डेड जोन क्रिएट हो जाता है। अब ये यूट्रोफिकेशन किससे होता है? जो फार्मर्स रहते हैं वो अपने खेतों में, अपने फील्ड्स में क्या डालते हैं? पेस्टिसाइड्स डालते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं। और रेन वाटर, रेन जब होती है तो रेन क्या करती है? अपने साथ ये फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को किस में लेकर आती है? वाटर बॉडीज में लेकर आ जाती है। तो वाटर बॉडीज में न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं। वाटर बॉडी में जब पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स फ्लो होकर आ जाते हैं तो न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाता है। जब एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स अगर हो जाता है वाटर बॉडीज में तो वहां पर एल्गीज ज़्यादा जनरेट होती है। अगर एल्गी जनरेट हो रही है तो वो सारा ऑक्सीजन वो ले रही है और फिशेस को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, और जिसकी वजह से फिश जो है मरते जाती है और वहां पर डेड जोन क्रिएट हो जाता है। और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी बायोटिक फैक्टर को सर्वाइव करने के लिए, जैसे कि फिशेस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। यूट्रोफिकेशन किसकी वजह से होता है? एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट। और वो न्यूट्रिएंट भी कौन सा रहता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की वजह से यूट्रोफिकेशन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोटिक कंपोनेंट डायरेक्टली इंपैक्ट कार्बन साइकिल? अब कार्बन साइकिल की बात कर रहा है तो इनडायरेक्टली वो कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा है। कार्बन साइकिल जो चलती है किससे चलती है? कार्बन डाइऑक्साइड से। तो आपको यहाँ पर बताना है कौन कौन सी जो चीजें हैं कार्बन डाइऑक्साइड को या तो रिलीज करेगी या तो एब्जॉर्ब करेगी। तो अगर मैं डीकम्पोजर्स की बात करती हूँ तो डीकम्पोजर्स क्या करते हैं? जब भी ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेकडाउन करते हैं, हमने पढ़ा कि डीकम्पोजर्स का काम क्या है कि जब भी कोई प्लांट्स डेड हो जाता है या एनिमल्स अगर मर जाते हैं तो उनकी बॉडी को ऑर्गेनिक मैटर जो रहता है उसको न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट करने का काम डीकम्पोजर्स करते हैं। जब भी वो ये काम करते हैं तो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है? कार्बन साइकिल को इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है? डीकम्पोजर। साथ ही साथ फोटोसिंथेटिक प्लांट्स जो रहते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं। किस चीज के लिए लेते हैं? फोटोसिंथेसिस करने के लिए। फोटोसिंथेसिस में एक सनलाइट की जरूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, वाटर की जरूरत पड़ती है और क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को वो क्या करते हैं? स्टोमेटा की मदद से अंदर लेते हैं। तो अंदर लेना भी किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है? कार्बन साइकिल को। उसके बाद फोटोसिंथेसिस करने के बाद वो ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है, ये दोनों ही क्या कर रहे हैं? कार्बन साइकिल को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। विच एबायोटिक फैक्टर इज लाइकली टू डायरेक्टली अफेक्ट द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम? एनर्जी फ्लो जो हो रहा है इकोसिस्टम में उसको कौन सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगा? तो आपको ध्यान रखना है कि इकोसिस्टम कहां से स्टार्ट होता है? प्लांट्स से स्टार्ट होता है।
लेकिन प्लांट्स अगर फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं, किसकी वजह से कर पाते हैं? सनलाइट की मदद से कर पाते हैं। अगर प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, अगर सनलाइट नहीं रहेगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो हर्बीवोर्स क्या हो जाएंगे? डेड हो जाएंगे, और आगे की फूड चेन फिर चलेगी ही नहीं। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है हमारी फूड चेन को, कौन कर रहा है? सनलाइट कर रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। विंड स्पीड और ह्यूमिडिटी इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं ग्रोथ को, लेकिन हमारी फूड चेन को जो डायरेक्टली अफेक्ट करता है वो होता है सनलाइट। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 में, विच ऑफ द फॉलोइंग एबायोटिक फैक्टर इज अ लिमिटिंग फैक्टर इन डेजर्ट इकोसिस्टम? डेजर्ट इकोसिस्टम में लिमिटिंग फैक्टर कौन सा है? अब नाम से ही पता चल गया, डेजर्ट वो होता है जहां पर वाटर कम होता है, जहां पर वाटर अवेलेबल जो रहता है वो एकदम कम रहता है। तो लिमिटिंग फैक्टर क्या हो गया? वाटर अवेलेबिलिटी हो गया। ठीक है, तो डेजर्ट इकोसिस्टम में अगर प्लांट्स को ग्रो करना है, जैसे कि कैक्टस, कैक्टस की अगर बात करते हैं, कैक्टस क्या करता है? अपने अंदर वाटर को स्टोर करके रखता है, क्योंकि वो वहां पर लिमिटिंग फैक्टर है। लेकिन अगर लाइट अवेलेबिलिटी और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो वो सही मात्रा में रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन जो लिमिटिंग फैक्टर है डेजर्ट इकोसिस्टम के लिए, वो क्या रहता है? वाटर। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 में, हाउ डज एन इंक्रीज इन एबायोटिक डिस्टर्बेंसेस लाइक हरिकेन्स अफेक्ट बायोटिक कम्युनिटीज? अगर मान लीजिए कि एक एबायोटिक फैक्टर है हरिकेन, वो बहुत ज्यादा अगर इंक्रीज हो गया, बहुत बार हरिकेन्स आने लग गए, तो वो कैसे बायोटिक फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं? ये बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज करते हैं क्या? हमें क्या करना है? हरिकेन्स कैसे इफेक्ट करते पूछ रहा है, इसका मतलब हमें कोई नेगेटिव बात बताना है। इतना तो हमें कॉमन सेंस रहना चाहिए कि क्वेश्चन में किस बारे में पूछ रहा है, नेगेटिव चीज के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पर लिखा है इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी, ये तो बहुत अच्छा होता है, ये तो पॉजिटिव इफेक्ट है। लेकिन नेगेटिव इफेक्ट के बारे में बताना है, यानी कि ये नहीं हो सकता। इट डिस्टर्ब फूड चेन एंड रिड्यूसेस स्पीशीज पॉपुलेशन। अगर हरिकेन बहुत ज्यादा आने लगेंगे तो प्लांट्स जो है अच्छे से फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, फूड चेन जो है हमारी पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगी और पॉपुलेशन कम होने लग जाएगी। इट इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी, ये भी पॉजिटिव इफेक्ट है, ये भी पॉजिटिव इफेक्ट है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कि इट डिस्टर्ब फूड चेन एंड रिड्यूसेस स्पीशीज पॉपुलेशन। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 में, विच ऑफ द फॉलोइंग एबायोटिक फैक्टर वुड हैव द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन रेस्पिरेशन रेट ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म? अभी ये क्वेश्चन आपका सिर्फ रिवीजन करने के लिए, मैंने आपको बताया था कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में जो बायोटिक फैक्टर्स है, तो उनको रेस्पिरेशन करने के लिए कौन सा एबायोटिक फैक्टर पर डिपेंड होना पड़ेगा? अगर यूट्रोफिकेशन ज्यादा हो गया तो फिशेस जो है वो डाई होते जाती। तो जो मेन फैक्टर है वो क्या है? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल, और वैसे भी रेस्पिरेशन के लिए ना तो हमें पीएच पर डिपेंड होना पड़ता है, ना तो लाइट इंटेंसिटी पर, हमें ऑक्सीजन पर डिपेंड होना पड़ता है। उसी तरीके से अगर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो उनके रेस्पिरेशन को उनको किस पर डिपेंड होना पड़ता है? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल पर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एबायोटिक फैक्टर अफेक्टिंग अ बायोटिक कंपोनेंट? आपको बताना है ऐसा कौन सा एबायोटिक फैक्टर है जो बायोटिक कंपोनेंट को इफेक्ट करेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं। पहले हम ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। लायन, लायन की बात कर रहे हैं। लायन किसको हंट कर रहा है? डियर को हंट कर रहा है। दोनों ही बायोटिक फैक्टर है। यहाँ पर क्या पूछा है कि कौन सा एबायोटिक फैक्टर बायोटिक को अफेक्ट करेगा? दोनों ही यहाँ पर बायोटिक है, ये हटा दो। ठीक है, बर्ड्स नेस्टिंग इन ट्रीज, बर्ड्स भी बायोटिक है, लिविंग है। ट्रीज भी बायोटिक है, लिविंग है, ये भी हटा दो। लेकिन जो सॉइल है वो क्या है? ए बायोटिक। और वो किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है? प्लांट की ग्रोथ को इन्फ्लुएंस कर रहा है। यानी कि सॉइल ए बायोटिक फैक्टर जो किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है? प्लांट को इन्फ्लुएंस कर रहा है, बायोटिक फैक्टर को। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बढ़ते लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एबायोटिक फैक्टर? एबायोटिक का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, यानी कि नॉन लिविंग का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? दे आर नॉन लिविंग, ये तो कैरेक्टरिस्टिक है, बिल्कुल सही। दे इंक्लूड टेम्परेचर, वाटर एंड मिनरल्स। टेम्परेचर, वाटर और मिनरल, ये तीनों फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स के अंदर आते हैं जो कि नॉन लिविंग है, ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक है। दे डिपेंड ऑन बायोटिक कंपोनेंट्स फॉर सर्वाइवल, बिल्कुल गलत, यही इसका गलत कैरेक्टरिस्टिक है। बल्कि ये उल्टा होना चाहिए था कि बायोटिक कंपोनेंट जो रहते हैं अपने सर्वाइवल के लिए ए बायोटिक पर डिपेंड रहते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स अपने सर्वाइवल के लिए ए बायोटिक पर डिपेंड रहते हैं, ना कि ए बायोटिक अपने सर्वाइवल के लिए बायोटिक पर डिपेंड रहते हैं। तो ये था हमारा बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। सिर्फ 2 ही पार्ट है, इसके बाद हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।